नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे देश की न्यायपालिका का क्या आचरण रहा है उसको लेकर के हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। लुटियन जोन्स, वो लुटियन जोन्स जो दिल्ली में बैठते हैं लोग, लुटियन गैंग जिसे कहते हैं, वो कैसे कैसे इन अदालतों पर कब्जा कर कर बैठा हुआ है, सबूत और साक्ष्यों के साथ अश्वनी उपाध्याय को आगे दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि 40 पन्नों का जिक्र जो कर रहा है सबूतों का, वो भी आपके सामने आएगा। और कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील जो सुप्रीम कोर्ट में रात को भी खुलवा करके आतंकवादी की फांसी के लिए 2 से 3 बजे में सुप्रीम कोर्ट खुल जाती थी, आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जो कि राष्ट्रवादी हैं, और वो जिस तरह से एक के बाद एक राष्ट्रवादी फैसले ले रहे हैं, लेकिन सबके बीच में अश्वनी उपाध्याय की ये जो सबूत है वो सीधे तौर पर हमारे देश की न्यायपालिका की असली कलई खोल रहे हैं। तो चलिए बिना आपका वक्त गवाए लिए चलते हैं उन सबूतों की तरफ। आखिरकार लुटियन गैंग में कपिल सिब्बल हो, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हो, जो बड़े बड़े वकील हैं, जिनकी एक दिन की फीस, मतलब एक केस की फीस 15-15, 20-20 लाख रुपए होती है, एक हेयरिंग की फीस लगभग इतनी हो जाती है। आखिरकार वो कोर्ट को कैसे चलाते हैं? हम आप समझते हैं कि कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट को जज चलाते हैं, लेकिन असल में जज नहीं, जज तो महज एक पुतला है जो कानून की पट्टी बांधे हुए उस पर बैठे हुए हैं, और उसको रिमोट कंट्रोल से चलाने वाले ये लुटियन गैंग के हमारे जो वकील साहबान हैं वो हैं। तो आप अगर अश्वनी उपाध्याय से सहमत हैं तो कम से कम कमेंट बॉक्स पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। हम देश हित में काम करें, नीचे दिए नंबर पर सहायता जरूर भेजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अश्वनी उपाध्याय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सोशल मीडिया में पूछा जा रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में भेदभाव होता है? क्या सुप्रीम कोर्ट में लुटियन क्लब के वकीलों का ही केवल बोलबाला है? क्या सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रवादी वकीलों को अपमानित किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है? क्या बहुत सारे विषयों पे सुप्रीम कोर्ट का डबल स्टैंडर्ड होता है? इसके ऊपर मैं अपना अनुभव बताता हूं। मैंने एक पीआईएल फाइल किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल यह कहता है कि कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय, जिसको भी सैलरी मिलती है, वकालत नहीं कर सकता। तो मैंने पीआईएल फाइल किया कि सांसद विधायक को सैलरी मिलती है, उनको बकायदा सैलरी स्लिप मिलती है, और केवल सांसद विधायक को सैलरी नहीं मिलती है बल्कि वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, फ्री रेल टिकट मिलता है, आजीवन पेंशन भी मिलती है। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति सांसद या विधायक है उसके वकालत करने पर रोक लगा दिया जाए। उस समय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा सीजेआई हुआ करते थे, उनके साथ जस्टिस चंचूड़, जस्टिस खानविलकर बैठते थे। इन 3 जजों के बेंच के सामने मेरी पीआईएल आई, नोटिस तो किया, लेकिन 4 सप्ताह के बाद दोबारा डेट लगाया तो काउंटर का भी इंतजार नहीं किया और जजमेंट रिजर्व कर लिया। मैं कहता रह गया कि साहब काउंटर तो आने दीजिए, मैं उसका रिजॉइंडर दूंगा, इस पे पूरी बहस तो करने दीजिए। बोला नहीं, बहस की जरूरत नहीं है, रिटर्न सबमिशन दे दीजिए। और बाकायदा 40 पेज का जजमेंट पास कर दिया, रिपोर्टेबल जजमेंट है, और सांसदों और विधायकों के वकालत पे रोक लगाने से इनकार कर दिया। ये मेरे साथ खुद का हुआ है। जबकि कड़वी सच्चाई है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल कहता है सैलरीड पर्सन वकालत नहीं कर सकता, और सांसदों विधायकों को आज भी सैलरी स्लिप मिलती है। ऐसा नहीं कि पहले मिलती थी, आज भी मिलती है। दूसरा, मैंने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया। मैंने कहा भैया ये बताओ, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन माइनॉरिटी कौन है कहीं लिखा ही नहीं है। इसलिए मैंने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया। पहली बार जब मैंने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक काम करो, आपकी जो पीआईएल इसको मैं सरकार नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के पास भेज देता हूं, वो इस पर कुछ विचार करेगा। 1 साल तक मैं बैठा रहा, कोई विचार नहीं हुआ। मैं फिर आया, मैंने कहा साहब कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, हम नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को कहते हैं कि 3 महीने के अंदर कोई फैसला करे। 3 महीने में फैसला नहीं हुआ। फिर मैं अगले साल आया। जब मैं तीसरी बार आया सुप्रीम कोर्ट इस माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज करने, तो जस्टिस नरीमन की बेंच ने कहा आप हाई कोर्ट चले जाओ। फिर मैं दिल्ली हाई कोर्ट गया, फिर देश के अलग अलग हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल हुई, और फिर वापस मैं सुप्रीम कोर्ट को लेके आया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है कि अगर एक ही इशू के ऊपर 2 से ज्यादा पीआईएल हो अलग अलग हाई कोर्ट में तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो कहने का मतलब इस माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज करने के कारण लिए मुझे 3 बार सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, हाई कोर्ट जाना पड़ा, तब जाके ये मामला चल रहा है, और आज तक डिसाइड भी नहीं हुआ। हमने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज कर रखा है। मैं बार बार कह रहा हूं पहले माइनॉरिटी को डिफाइन करिए, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन बनाइए, उसके बाद जो करना है करिए।
उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज तक सुनवाई नहीं किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए बाकायदा संविधान पीठ बना के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। और माइनॉरिटी का दर्जा जब दिया, उस मैटर में मैं बार बार कहता रहा पहले माइनॉरिटी को डिफाइन करिए, लेकिन नहीं, माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं करना। ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। अब आप इसको डबल स्टैंडर्ड मान लीजिए, या सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज डरते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज आइडियोलॉजिकली कुछ और सोचते हैं, मुझे नहीं पता, ये आपका निर्णय है। जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैंने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया, 1995 का वक्फ एक्ट। और उस समय जब मैंने चैलेंज किया था, उस समय भारत में वक्फ बोर्ड ने 20 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा किया था। आज की डेट में तो 40 लाख एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो गया। यानी आपने अश्वनी उपाध्याय को यहां पर सुन लिया। अश्वनी उपाध्याय ने जो जो चीजें कही हैं वो आज हमारे देश के न्यायपालिका की असली सच्चाई को बयां करता है। हालांकि तब से लेकर अब में फर्क तो आया है, क्योंकि जो केसेज होते थे पहले, जिन केसेज को काफी वक्त लगता था, उसका अभी का सबसे अनूठा उदाहरण है यूजीसी का मामला, जहां 13 जनवरी को यूजीसी इंप्लीमेंट किया गया, 23 जनवरी को नोटिफिकेशन आया, 22-23 जनवरी को, और उसकी सुनवाई महज 3 से नोटिफिकेशन आने के 3 से 4 दिन बाद ही सुन करके और जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला सुना दिया। और यह वाकई में आज के वक्त की सबसे बड़ी जीत है, न्याय की जीत है, जहां बड़े बड़े वकील जो हैं वो यहां पर इस वक्त सरेंडर किए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। आपने यहां पर अश्वनी उपाध्याय को सुना। अगर आप अश्वनी उपाध्याय से सहमत हो तो राय जरूर व्यक्त करिएगा। मैं आपको थोड़ा सा यूसीसी के बारे में बताना चाहूंगा। एक चीज आपने देखा होगा, जैसे ट्रिपल तलाक आता है, सीए आता है, एनआरसी के लिए आते हैं, 370 आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। जब भी ऐसे केसेज आते हैं, जब ऐसे कानून बनते हैं, तो उसके लिए कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये दो नाम जरूर होते हैं। लेकिन आपने यूसीसी में आखिरकार अभिषेक मनु सिंघवी को या कपिल सिब्बल को ना उसके विरोध में ना उसके सपोर्ट में वकील साहब को नहीं खड़े देखा। आप लोगों ने ये नहीं दिमाग लगाया कि आप लोगों ने कतई मेरे ख्याल से नहीं सोचा होगा कि आखिरकार यूसीसी पर भैया जो बड़े बड़े केस जहां पूरे देश में समर समाज गुस्से में था, जिसको लेकर के उसको आखिरकार डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना, कुछ तो करते। सरकार ने तो कर दिया था, सबको पता है मोदी सरकार ने किया, लेकिन कम से कम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जब स्टे लग गया, स्टे तो नहीं लगने देते कपिल सिब्बल, अश्वनी उपाध्याय। मैं दोनों वर्गों को वहां पर आपका आंख खोलना चाहूंगा कि लुटियन गैंग कैसे काम करती है। लुटियन गैंग कैसे काम करती है। कम से कम यूजीसी के मसले पर इन लोगों को तो बोलना चाहिए था, आना चाहिए था, लेकिन कोर्ट में तो पहुंचे नहीं। ये वकील साहब लोग बाहर से भी एक बयान नहीं दिया शुरुआत में कि नहीं ये अच्छा है या बुरा है। इसलिए आपको अश्वनी उपाध्याय ने यहां जो कुछ कहा है उस पर आप थोड़े अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि आज अगर आप चुप रहे तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां शायद हमें और आपको एक बार तो जरूर कहेंगी कि मेरे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे लिए लड़ाई नहीं की। जिस तरह से आज हम कम से कम गर्व से कह पाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने तलवार के बल पर सलवार नहीं पहना, लेकिन शायद हमारी पुश्तें कहेंगी कि अगर हमारे पूर्वज ने सही किया होता तो आज शायद हमें ये जिस तरह से जातिगत जहर घुला हुआ हमारे समाज में, अगर उन लोगों ने सही से काम किया होता तो जातिगत जहर समाज में नहीं घुलता। तो इस पूरे प्रकरण पर अपने आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। हम देश हित में काम करें, नीचे दिए नंबर पर 7 गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जरूर भेजिए। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।